हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर बायोमोलिक्यूल में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे दैट इज एंजाइम्स। सो द डिस्कवरी ऑफ एंजाइम बाय लुइस पास्चर। इन्होंने क्या कहा कि एंजाइम को इन्होंने टर्म दी फर्मेंट्स, ठीक है, क्योंकि फर्मेंटेशन रिएक्शन में फाइनली जब रिजल्ट इन्हें मिला तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं विच फर्मेंट द रिएक्शन, सो एंजाइम्स टर्म्ड एज फर्मेंट्स। सो यहां से स्टार्टिंग हुई थी एंजाइम्स की। तो सबसे पहले एडवर्ड बुशनर he isolated enzyme from the ईस्ट में से एंजाइम इन्होंने आइसोलेट किया, दैट इज नोन एज जाइमेज कॉम्प्लेक्स। क्या? जाइमेज कॉम्प्लेक्स। और टर्म एंजाइम सबसे पहले किसने दी? कुने, KUHNE। कुने ने सबसे पहले क्या है टर्म एंजाइम क्या है पोस्टुलेट की थी। सो एंजाइम करते क्या है? एंजाइम अल्टर द रिएक्शन, रिएक्शन को अल्टर करते हैं, उनमें चेंज लेके आते हैं। जैसे CO2 अगर वाटर के साथ रिएक्ट करनी हो और एंजाइम एब्सेंट हो, और एंजाइम क्या हो? एब्सेंट हो, तो H2CO3 तो नो डाउट इनका प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ये 200 मॉलिक्यूल एक घंटे में बनेंगे, वेरी स्लो प्रोसेस। और वहीं अगर आप CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करवाना चाहते हैं और एंजाइम आप दे दो कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो H2CO3 ही बनेगा नो डाउट, लेकिन 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड बनेंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज बॉडी के अंदर प्रेजेंट होना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि CO2 का रिमूवल हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि ये हमारे लिए एक वेस्ट है। तो इसलिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या है, यहां पर एंजाइम प्रेजेंट है जो क्या करेगा, इस रिएक्शन को अल्टर कर रहा है। सो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज द फास्टेस्ट एंजाइम, सबसे तेज एंजाइम है, फास्टेस्ट एंजाइम। सो एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी के बेसिस पे काम करता है। कोई भी एक रिएक्शन होनी होती है तो सब्सटेंस या जो भी रिएक्टेंट है उनके पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो नए बॉन्ड्स बना सके और प्रोडक्ट फॉर्म कर सके। सो फाइनली एंजाइम क्या करता है? इट विल लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम फाइनली क्या करता है? लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। सो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एनी रिएक्शन to take place, substance or reactant must possess minimum amount of energy to form new bonds, to form what? To form a product. This is known as activation energy. ये क्या कहलाता है? एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। सो एंजाइम बेसिकली एक स्पेस प्रोवाइड करती है रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स को, जिससे क्या है एनर्जी ज्यादा की बजाय कम लगने लगती है और जल्दी जल्दी प्रोडक्ट क्या है फॉर्म हो जाता है। सो एंजाइम प्रोवाइड स्पेस बिल्कुल कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जैसे केमिस्ट्री में कैटलिस्ट स्टडी करते हैं, फॉर
reaction to reactant. So therefore enzyme lower down the activation energy. एंजाइम लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी. तो ग्राफ किस तरीके का बनेगा इसका? सो विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम अगर हम एनर्जी देखें, सो पोटेंशियल एनर्जी, जो भी एनर्जी प्रेजेंट होगी बाद में यूज होगी वो, सो कोई एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट स्टार्ट हुए, so they comes in transition state and finally will form product. Transition state, so ये लेवल है एक्टिवेशन एनर्जी का. कब? जब एंजाइम नहीं है, विदाउट एंजाइम. लेकिन अगर आप एंजाइम दे देते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ क्या है? नीचे चला. सो अब ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है इन एंजाइम प्रेजेंस, ये क्या हो गई? कम हो गई. तो ऑटोमेटिकली जब एनर्जी कम लग रही है तो जितनी एनर्जी प्रेजेंट है रिएक्टेंट्स के पास, वो जल्दी जल्दी रिएक्ट करके दे विल फॉर्म द प्रोडक्ट. तो जब जब प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी जल्दी बनेगा, तो वो एंजाइम ने क्या किया? रिएक्शन को कैटलाइज किया, जिससे रिएक्शन तेज हो गई. एंजाइम अल्टर द रिएक्शन एंड फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या है? जल्दी जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाए. सो दिस इज द टॉपिक ऑफ एंजाइम. Next we have the theories regarding the action of enzyme. So first we have the lock and key mechanism. Lock and key mechanism. It is given by Fischer. He said that enzyme act as lock, and every lock has a key, specific key. So substrate act as a key. So diagrammatically देखते हैं. Let's suppose this is an enzyme. इसको E shape में ही हम ड्रॉ कर लेते हैं. Let's suppose this is a substrate 1 and this is substrate 2. So ये दोनों एक्टिव साइट्स पे जाके फिक्स होंगे. एंड इनके बीच में फाइनली क्या बन जाएगी? एक बॉन्डिंग बन जाएगी. एंड इन द नेक्स्ट वी गेट द एंजाइम फ्री. And this will converted into a product. This is the substrate, and this is enzyme substrate complex, जो क्या एक टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स होता है. उसके बाद एंजाइम फ्री एंड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म. सो ये लॉक एंड की मैकेनिज्म था जो क्या है गिवन बाय फिशर की इस तरीके से काम करता है. उसके बाद फिर और थ्योरीज आई, ठीक है, और वो थ्योरी क्या थी? द अनदर वन इज इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म. इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म एंजाइम एक्शन पे ही है ये भी. इट इज गिवन बाय कोशलैंड. अकॉर्डिंग टू हिम एंजाइम के पास क्या होती है? हैज 2 एक्टिव साइट्स. एंजाइम्स के पास क्या प्रेजेंट है? 2 एक्टिव साइट्स क्या है? प्रेजेंट है.
उन दो एक्टिव साइट्स में से वन इज कैटालिटिंग साइट and the other one is buttressing site. This help in the attachment of the substrate and this catalytic site break the old bond and form new bonds. So ये दो साइट्स क्या हैं इस तरीके से काम। So जैसे ही सबस्ट्रेट बाइंड करता है, बटरेसिंग साइट ने अपना काम किया, तो कैटालिटिक साइट क्या है, इंड्यूस और ट्रिगर हो जाती है, जिसकी वजह से वो पुराने बॉन्ड्स को तोड़ देती है और नए बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं। तो दैट मीन्स कि सबस्ट्रेट के आने के बाद एक इंड्यूस इफेक्ट स्टार्ट हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंड्यूस फिट मैकेनिज्म। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इंड्यूस फिट मैकेनिज्म। और प्रोडक्ट कन्वर्ट होने के बाद एंजाइम दोबारा से अपनी फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं और वो रीयूज हो सकते हैं। सो ये था टॉपिक हमारे। नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू द एंजाइम। अगर हम नेचर स्टडी करें, केमिकल नेचर ऑफ द एंजाइम, तो मोस्टली ये टर्शरी प्रोटीन्स हैं, नो डाउट ये चीज। और वैसे हमने सिंपल प्रोटीन, व्हेन प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम डायरेक्टली, तो वो सिंपल प्रोटीन्स कहलाते हैं। जैसे हमारे पास एंजाइम्स है, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ये चीज। व्हेन प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम डायरेक्टली, दे डू नॉट नीड एनी एसोसिएटेड थिंग फॉर द एक्शन, मतलब उन्हें कुछ और नहीं चाहिए एक्शन शो करने के लिए, तो वो चीज क्या है, सिंपल प्रोटीन्स कहलाते हैं, सिंपल प्रोटीन एंजाइम्स। जैसे पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है। लेकिन एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट, दैट इज कंजुगेटेड एंजाइम्स और द प्रोटीन्स। इनको क्या है, प्रोटीनियस पार्ट के साथ कुछ अदर चीजें और चाहिए होती हैं प्रोटीन पार्ट को एंजाइम बनाने के लिए, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कंजुगेटेड। सो दे हैव द प्रोटीन पार्ट प्लस द नॉन प्रोटीन पार्ट, they have the protein part plus the non-protein part. The protein part is known as apoenzyme. Protein part is known as apoenzyme which is non-functional. कब तक, जब तक उसके साथ एक non-protein part नहीं जुड़ेगा, and this non-protein part is known as cofactor, is known as cofactor. So when apoenzyme and cofactor get united, they will form enzyme. क्या बना लेते हैं, enzyme, and this collective unit is known as holoenzyme, and this is functional form. This is the functional form. So proteinous part is apoenzyme and non-proteinous part is cofactor. Apoenzyme plus cofactor is the holoenzyme, जो क्या है, एक functional form है enzyme की। Cofactors, they may be organic, non-protein part, they may be inorganic, metallic ions, which act as activators, जो किसकी तरह काम करते हैं, एक्टिवेटर्स की तरह काम। जैसे मैग्नीशियम आयन, जिंक आयन, जिंक आयन फॉर द कार्बोनिक एनहाइड्रेस, मैग्नीशियम आयन डीएनए पॉलीमरेज के लिए यूज होता है, क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। एंड जो ऑर्गेनिक पार्ट में जो नॉन प्रोटीन पार्ट है हमारा कोफैक्टर्स के अंदर, सो इसमें भी वी हैव टू फॉर्म्स, जो क्या है, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड, और जो इजिली सेपरेट हो जाए। लाइक इसमें आते हैं हमारे कोएंजाइम्स, एसिटाइल कोए टर्म सुनी होगी आपने, तो कोए जो है वो कोएंजाइम फॉर्म है।
और जो कैन नॉट बी सेपरेटेड दे आर नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। जैसे विटामिन हो गए इसके अंदर, दे आर नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। सो ये टॉपिक था बच्चे आपका एंजाइम्स का।